चलिए बात करते हैं। हमारे साथ श्री राहुल सिंह सीआई इक्विटीज टाटा म्यूचुअल फंड के जुड़े हैं। राहुल जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं किस चीज़ से शुरुआत करूं? हमारे पास दो चीज़ें हैं जो मेरी इस बातचीत के अगर आप देखें दोनों ओर छोर हैं। एक हमारा अर्निंग सीजन बीता हुआ और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय हालात। उसमें यूएस की इकोनॉमी, यूएस की बॉन्ड यील्ड्स का स्पाइक, क्रूड स्टिल हाई ट्रैजेक्टरीज और यूएस का ईरान के प्रति और कड़ा रुख, है ना। इस बार अगर आप देखें उनका जो कड़ा रुख है उस वो किसी डिफेंस स्ट्राइक की बात नहीं कर रहे हैं, वो अब फाइनेंशियल स्ट्राइक कर रहे हैं। और ऐसे में क्रूड की शार्पनेस शायद और तेज हो। तो ऐसे में आपका मानना क्या है सर? मार्केट्स कैसे अलाइंड हैं अगले 3-4 महीने बाजार के लिए, कैसे दिख रहे हैं आपको? नहीं, बहुत ही सही सवाल किया आपने। मेरे हिसाब से सबसे जो जरूरी चीज है वो ये है कि हमारी ग्रोथ कैसी आ रही है। क्योंकि मार्च में जब वॉर शुरू हुई थी तो हमें लग रहा था जून क्वार्टर काफी खराब जाएगा कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स के नजरिए से। लेकिन जो रिजल्ट्स आए हैं, हालांकि इसमें कुछ इन्वेंट्री गेन्स वगैरह का फायदा मिला है, लेकिन उसको अगर हम हटा भी दें तो अगर मैं नंबर्स को की बात करूं केवल, तो जैसे निफ्टी 50 या निफ्टी 500 या बीएसई निफ्टी मिड कैप 150 की जो अर्निंग्स ग्रोथ रेट आई है वो तकरीबन 15 से लेके 30% की रेंज में है। लार्ज कैप्स की से 15 से 20% के बीच में है और मिड एंड स्मॉल कैप की 25 से 30% के बीच में प्रॉफिट ग्रोथ जो आई है हमारी लास्ट क्वार्टर में। और ये मेरे हिसाब से ये सबसे जो है इम्पोर्टेंट डेटा है, क्योंकि उसकी वजह से ही मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। ग्लोबली जो हो रहा है, देखिए उस पे तो हमारा कोई ज्यादा उस पे कंट्रोल तो है नहीं। और उसको हमें रिएक्ट करना है और हमें उसको नजरअंदाज नहीं करना है और उसको हमें अपने एक दिमाग में रखना है। और उसमें एक्चुअली सबसे बड़ा जो इशू है, जैसा आपने बोला कि बॉन्ड यील्ड्स का, और अगर आप देखेंगे कि यूएस की बॉन्ड यील्ड्स क्यों बढ़ रही हैं, वो अपने उनके कारणों से बढ़ रही हैं। उनकी फिस्कल डेफिसिट की जो सिचुएशन है, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप देखेंगे कि इमर्जिंग मार्केट्स की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो इतनी नहीं बढ़ी हैं कंपेयर टू जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में एक ये फीलिंग आ रही है कि इमर्जिंग मार्केट्स ने जो कोविड के बाद जो अपनी फिस्कल सिचुएशन या फिस्कल बैलेंस शीट को काफी अच्छे से मैनेज किया, और इंडिया उसमें आई थिंक सबसे ऊपर आता है, क्योंकि इंडिया में फिस्कल डेफिसिट काफी अच्छे से मैनेज हुई है। तो कुछ ना कुछ कंटेजियन की रिस्क तो बनी रहेगी, लेकिन मुझे लगता है ये 2008 नहीं है जहां पे अगर कुछ यूएस में कुछ एक्सीडेंट होता है, कुछ फाइनेंशियल एक्सीडेंट होता है, तो उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट इमर्जिंग मार्केट्स पे हो, ऐसा मानना कोई जरूरी नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बार जो है रिस्क थोड़ा कम है कंपेयर टू 2007-8 में जो हुआ था। ऑल्सो बिकॉज कि यहाँ पे जैसे मैंने बोला ग्रोथ रिवाइव हो रही है, और वॉर के बावजूद अगर हमारी प्रॉफिट ग्रोथ 15 से 25% के आसपास आई है इस क्वार्टर में, मैं समझता हूँ ये काफी काबिल तारीफ है। और सबसे बड़ा जो इक्विटी के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट चीज होती है वो प्रॉफिट ग्रोथ ही होती है। और वो अगर रिवाइव हो रही है, वो अगर उसमें बेस बन गया है और एक हमें लग रहा है कि हाँ भाई 12 से 15% प्रॉफिट ग्रोथ आ सकती है निफ्टी 50 में इस साल, जो कि मैं कंजर्वेटिव नंबर बोल रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में उससे ज्यादा आया है, तो मुझे लगता है मार्केट के लिए वो एक अच्छा सपोर्ट तैयार कर सकता है। ओके, गुड मॉर्निंग राहुल जी, श्रेया बात कर रहे हैं। ये तो ओवरऑल मार्केट पर हमने चर्चा की, अर्निंग्स पर भी हमने बात की। अब कुछ सेक्टर स्पेसिफिक प्रश्न है मेरे, इनफैक्ट थोड़ा थीमेटिक है सर। अब जिस तरीके से शुगर स्टॉक्स ने पिछले कुछ सत्रों से परफॉर्म किया है, मिठास बढ़ी है, आज के भी सेशन में कई सारे स्टॉक्स 11-7-8% अप हैं, तो क्या डिमांड को देखते हुए थोड़ा हल्का सा हम बदलाव कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, ट्विक करना चाहिए क्या, जिस तरीके से इन सारे स्टॉक्स में एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही है? देखिए, पर्टिकुलर स्टॉक्स पे तो मैं कमेंट नहीं कर ट्विटर पे पाऊंगा, सर। लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि एनर्जी सिक्योरिटी एक ऐसा विषय है
जो कि 2022 यूक्रेन वॉर के बाद और अभी वेस्ट एशिया वॉर के बाद एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय बन गया है। और इस विषय में शुगर कंपनीज का भी रोल है, क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग एक काफी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अल्टरनेट फ्यूल है इंडिया के लिए। सोलर एक अल्टरनेट फ्यूल है। तो ये सारे थीम्स पे हमें, अगर अच्छी कंपनीज हैं जो सही इम्प्लीमेंट कर रही हैं, एग्जीक्यूशन कर रही हैं, हमें मुझे लगता है कि उनमें लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए हमें उन स्टॉक्स पे ध्यान रखना चाहिए और अपने पोर्टफोलियोज में रखना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ा जो विषय ये है कि आई थिंक गवर्नमेंट के हिसाब से या गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑयल पे जो हमारा डिपेंडेंस कम करना है। और उसके दो ही तरीके हैं, या तो आप ऑल्टरनेट फ्यूल्स इथेनॉल जैसी चीजें को देखें, या फिर आप सोलर देखें, या हाइड्रोजन देखें। हाइड्रोजन थोड़ा लंबे समय के बाद वायबल हो सकता है। तो आपके पास जो ऑप्शंस है उसमें मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर्स आपने मेंशन किया, इनकी काफी अहमियत बनी रहेगी। अच्छा राहुल जी, एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पर। कभी कभी समझदारी इस बात को लेके होती है कि हम सर्कमस्टेंसेस को, स्थिति को स्वीकार कर लें। आप इक्विटी पे समर्पित हैं, अच्छी बात है, बट क्या ये एक सही मौका है कि हम इस बात को स्वीकारें कि इट्स अ टाइम नाउ टू हैव अ मल्टी एसेट अप्रोच, जिसमें आपको गोल्ड को भी फोकस करना है, आपको सिल्वर पे फोकस करना है, या फिर आपका इक्विटी पोर्टफोलियो ऐसी कंपनी की तरफ होना चाहिए जिनका गोल्ड से जुड़ा हुआ कारोबार है? आपका सेंस क्या कह रहा है सर? नहीं, बिल्कुल 100% सही बात बोली आपने कि आज जो वर्ल्ड जिस दौर से गुजर रहा है और जिस स्थिति में यूएस आज अपने आप को पा रहा है, जिसमें कि ना तो वो क्रूड ऑयल कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना अपनी बॉन्ड यील्ड्स कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये इवेंचुअली जो है सारे इन्वेस्टर्स को गोल्ड की तरफ आकर्षित करेगा। और वो एक शुरुआत में एक इंश्योरेंस के जैसा आकर्षित करता है, और फिर जब रिटर्न्स आते हैं तो वो एक इन्वेस्टमेंट के जैसा आकर्षित करता है। तो जो भी हो, वजह जो भी हो, लेकिन यूएस को अपनी सिचुएशन से अगर निकलना है तो कहीं ना कहीं एक वीकर डॉलर की तरफ जो इनका रुझान बनता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके की उनकी इंटरवेंशंस हो रही हैं, उससे भी ये लग रहा है कि उनको ये ज्यादा मंजूर है कंपेयर टू ऊंचे बॉन्ड यील्ड्स। तो उसकी जो है, हमें अगर उसकी प्रोटेक्शन चाहिए या उससे हमें फायदा उठाना है एज एन इन्वेस्टर, तो हमें गोल्ड और मल्टी एसेट की तरफ जाना पड़ेगा। गोल्ड के अलावा और भी कमोडिटीज उसमें हो सकती है, लेकिन मल्टी एसेट अप्रोच काफी एक सही अप्रोच रहेगा अगले 3 साल के लिए। ओके राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज समय का थोड़ा अभाव है, अदरवाइज ये बातचीत थोड़ी सी आपसे और आगे चली होती, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।